रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम से मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा कल, आज और कल। इस सीरीज में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने ग्रेटर नोएडा के बनाने में और उसको विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे ग्रेटर नोएडा का बसने से पहले की स्थिति थी और अब जब ग्रेटर नोएडा बस गया है तो अब कैसी स्थिति है, और इसके साथ ही वो समय समय पर ग्रेटर नोएडा के बेहतरी के मुद्दे भी उठाते रहते हैं। आज मैं आपको अपने स्टूडियो से जोड़ रहा हूं अजीत दौला जी को, जो ग्रेटर नोएडा में काफी सक्रिय रहते हैं और लंबे समय से वो राजनीति कर रहे हैं। मैं अपने स्टूडियो में अजीत दौला जी का स्वागत करता हूं। दौला जी नमस्कार। नमस्कार विनोद भाई। अजीत जी ये बताइए कि जब 91 में ग्रेटर नोएडा बन रहा था उस समय आपके गांवों के आसपास में क्या स्थिति थी, कैसे आना जाना होता था, और उस समय क्योंकि ग्रेटर नोएडा बहुत दिन तक नोएडा में चलता रहा तो आप लोगों को किस तरह के मुद्दे सामने आते रहे शुरुआती दौर में? जी देखिए, सबसे पहले मैं विनोद शर्मा जी आपको, क्योंकि आप पहले वो शख्स हैं जिन्होंने कलम से क्षेत्र के किसानों की, नौजवानों की, यहाँ तक कि प्राधिकरण की और सरकार की हिफाजत की है जी, और आप उन तमाम मुद्दों को उठाते हैं। तो मैं आपको दिल से आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आप सच्चे प्रहरी हैं इस क्षेत्र के। जी और जो सवाल आपने किए हैं, जी जी आपने कहा कि भाई जब उस जमाने में जब प्राधिकरण का जन्म हुआ तो गाँवों के हालात क्या थी और किस तरह से लोगों का आवागमन होता था। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर मैं अपने गांव की बात करता हूँ तो मेरा गांव इस जिले का बॉर्डर का गांव है। उसके बाद बुलंदशहर शुरू होता है, तो जो परी चौक से करीब 15 किलोमीटर की दूरी है जी। उन गांवों का आवागमन जो बॉर्डर पे गांव है या जो थोड़े से अथॉरिटी के अधिग्रहण से अभी बाहर है, उन गांवों को जिला मुख्यालय से आने में भी आज भी बहुत मुश्किल है। अभी वो सीधा संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। वो बड़ी जरूरत है कि जो लोग सरकारी परिवहन से जुड़ सके, उनके द्वारा वो उनका आवागमन हो सके। अभी निजी साधनों से ही लोगों का आवागमन संपर्क हो पा रहा है, अभी सरकारी साधन अभी भी उपलब्ध नहीं है। तो ये दिक्कत तो है अभी। लेकिन उस जमाने में कैसे आते जाते थे ये भी बताइए ना, लोगों को पता लगे। देखिए, उस जमाने में तो बड़ा संकट क्या था, सड़कों का निर्माण ही नहीं होता था उस जमाने में। सड़कें थी नहीं और वो कच्चे रास्तों से लोगों का आना था और सवारी के अपने साधन भी नहीं थे। लोग अपने साइकिल थे या ट्रैक्टर थे और धीरे धीरे फिर 2 व्हीलर लोगों के पास आना शुरू हुआ। ये सीमित साधन थे, तो गाड़ियों की व्यवस्था थी नहीं। तो उस जमाने में बहुत बुरा हाल था। यहाँ तक कि हम देखते हैं, अगर सूरजपुर से कासने की सड़क को आपने देखा हो या नोएडा से दादरी के मार्ग देखे हैं, तो ये मार्ग होते कहाँ पे? या तो सड़क टूटी हुई बहुत होती थी या फिर मिट्टी के अंबारी होते थे। रास्ते तो बहुत दयनीय अवस्था थे उस जमाने में। और जैसे जैसे प्राधिकरणों का आगमन हुआ, जिले का गठन हुआ, उन तमाम चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चीजें आप दिख रही हैं कि हाँ लोगों के रास्ते बने हैं। बट अभी भी बहुत सारे गांव, बहुत सारे जिले के प्राधिकरण के अधिकृत गांव ऐसे हैं कि जो अभी भी अछूते हैं विकास से, उनको जोड़ने की जरूरत है। उनमें कुछ गांवों के नाम बताइए कि जिससे कि लोगों को, अथॉरिटी को भी और अधिकारियों को भी जानकारी हो कि किस किस गांव में, क्योंकि अभी जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया था तो ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने की प्लानिंग की गई है और उन पर काम शुरू भी हुआ है। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ऐसे गांव अभी भी हैं जिनमें आने जाने के साधन नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हमारे श्रोताओं के साथ भी शेयर कीजिए और आप अपनी बात रखिए। जी देखिए विनोद जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो नोटिफाइड गांव हैं, उनमें अभी तक बहुत संपर्क की बहुत दिक्कतें हैं। जैसे आपने देखा बिलासपुर के पास एक दलेलगढ़ गांव है, और दलेलगढ़ से कासना आने का एक मार्ग बहुत पुराना मार्ग है, वो 100-150 साल पुराना होगा। और उस मार्ग की हालत ये है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो मैं नहीं समझता वो हॉस्पिटल तक सही सलामत पहुंचा। कई घटना ऐसी हुई भी हैं कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाए, उससे पहले ही उनके प्राण खत्म हुए। जैसे इसमें गांव भी रास्ते पड़ते हैं, दलीलगढ़ है, बागपुर है, दादूपुर है, बेसात है, इमलिया है, और इस रास्ते से लोकसर होते जब हम कासना यहाँ हॉस्पिटल तक या शहर तक आना चाहें, इस मार्ग की हालत बहुत खराब है। ये सारे
गांव ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले हैं। और कुछ जैसे नोएडा का जो क्षेत्र है, जो पहले ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में होता था, आज की तारीख में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बन गया है। तो वो गांव कुछ सरकौर की पहल कुछ उसमें आई है। तो उन गाँवों की हालत ये है, अगर हम देखते हैं गाँवों के जो मार्ग हैं, जो गाँवों से गाँव को जोड़ने वाले, या वो मार्ग जो शहर को जोड़ते हों, उन मार्गों की हालत तो आज भी बहुत खराब है। ये बहुत जरूरत है इस बात की कि हाँ, सेक्टर और शहरों की तस्वीर अलग है, लेकिन जिनकी धरती पर शहर बसाए गए हैं, उन गाँवों की तो तस्वीर आज भी वही है। उसमें बहुत निर्दिष्ट फर्क दिख रहा है, लेकिन वो उनमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि उन गाँवों का भी विकास, जो आपने कहा कि हम आदर्श गाँव के निर्माण की जो एक कल्पना है, उस कहते हैं वो एक सपना है गांव का, उनको लगा कि हमारे गांव भी शहर होंगे, इसलिए हम जमीन दे रहे हैं, हमारे बेटों को भी रोजगार मिलेगा, हमारे बेटों को भी उनकी पढ़ाई होगी, वो भी अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे। तो एक सपना था जो किसान का, गांव का, गरीब का, वो सपना अभी वो साकार नहीं हो पा रहा। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे जो स्थानीय यहाँ पर प्राधिकरण है, क्योंकि कोई विकास अकेला नहीं हो रहा। इस विकास की तस्वीर 3 संस्थाएं जो बड़े रूप से काम करती हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार है, दूसरा यहाँ पर प्राधिकरण है, और तीसरा किसान है। किसान के बगैर विकास की तस्वीर खींचना ही मुश्किल है। आप उसको ड्राफ्ट बना ही नहीं सकते। जो सबसे बड़ा जिसकी भूमि पर विकास है, जो सबसे बड़ा विकास का द्योतक है, वो किसान है। लेकिन किसान उस विकास का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। उसको जितना हम हिस्सा विकास में स्थापित करेंगे, ये शहर उतना ही सुंदर बनेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी तस्वीर को जितना चमकाएंगे, उतना ही उसका ये शहर की तस्वीर चमकेगी। हमारे प्राधिकरण, हमारी सरकार यहाँ ये हम लोग कहीं चूक कर रहे हैं थोड़ा, और हमें ये समझना चाहिए प्राधिकरण किसान से है, किसान प्राधिकरण से नहीं है। और ये दोनों को जोड़ना बहुत जरूरी है। जो उद्योगपति यहाँ पे इंडस्ट्री, देखिए मैं एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ। जी। यहाँ पे 3 प्राधिकरण है, और तीनों प्राधिकरण आप इनका संविधान पढ़िए, ये औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। 1976 में नोएडा का जन्म हुआ, और 1991 में आपने देखा कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का जन्म हुआ। फिर उसके बाद यमुना प्राधिकरण का जन्म हुआ। तीनों प्राधिकरण उद्योग बसाने आए थे। आपको सारा तस्वीर सामने है कि उद्योग जिस अनुपात में बसने चाहिए थे, उद्योग नहीं स्थापित हो पाए। और अगर उद्योग बन गए होते तो ये तीनों शहर आज बसे होते। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। शहरों का आपने देखा कि सेक्टर आज भी 30 साल से, आज भी 35 साल से, आज भी सेक्टरों में 30%, 40% की आबादी है, 60%, 50%, 70% प्लॉट अभी आज भी खाली पड़े। तो शहर तब बसेगा जब उस शहर में बसने वाले लोगों को काम मिलेगा। और काम मिलने का बड़ा आधार ये है, जो कल्पना थी सरकारों की, वो यही थी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, और उद्योग बसे तो ये शहर बसता, और उद्योग नहीं लग पाए। ये सब बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि अगर उद्योग बसे, उद्योग आए, अच्छे इंडस्ट्री आए, और इंडस्ट्रीज में ये भी बहुत जरूरी है, वो तालमेल का रास्ता, जो पुल का काम प्राधिकरण को करना चाहिए। बिल्कुल। आप इस जमीन को, आप एक कार कंपनी को आप अपनी फैक्ट्री जमीन दे रहे हो, उस जमीन को देने वाला वो किसान है। अगर वो इसमें शामिल नहीं होगा तो वो तो खत्म होगा, शहर का सपना तो बेकार हुआ। ये कल्पना कि हम अच्छे शहर का निर्माण करने आए हैं, वो शहर कैसे होगा अच्छा? बिल्कुल सही बात है। जिसकी धरातल पर, जिसकी जमीन पर वो शहर का हमने मॉडल बनाया, उस मॉडल में उसको स्थापित नहीं कर पाए। आज उसका बेटे को हम स्थापित नहीं कर पा रहे, उसके गांव को, उसकी तस्वीर को हम खींच नहीं पा रहे हैं उसमें। तो ये बहुत जरूरी है कि तीनों का ही समावेश हो, सरकार का, प्राधिकरण का और किसान का ऐसा बेहतरीन तालमेल हो कि फैक्ट्री का मालिक उसके लिए दुश्मन नहीं है। बिल्कुल ये संदेश देना बहुत जरूरी है। ये काम कौन करेगा? सरकार करे, बिल्कुल, आपको प्राधिकरण करे, प्रशासन करे। बिल्कुल। एक बात में ये जानकारी जरूरी है कि पिछले जब से ग्रेटर नोएडा बना है तब से कई यूनिवर्सिटी, कई कॉलेज और कई ऐसे ITI वगैरह इस तरह की चीजें खुली हैं जो टेक्निकल हैंड दे रही है लोगों को। तो ये भी एक अच्छा प्रयास था, लेकिन अब पिछले दिनों मैंने अभी सुना था कि वो कितना कारगर है। कौशल विकास प्रशिक्षण के जरिए जो हमारे बच्चे हैं, जिनको अभी टेक्निकल ट्रेनिंग लेनी है, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है, तो वो कितनी कारगर है। और आप समझते हैं क्या और भी इस तरह के सेंटर खोले जाने चाहिए, जिससे कि बच्चे जितने पढ़े लिखे हैं उसके हिसाब से उनको टेक्निकल ट्रेनिंग भी मिले और साथ साथ रोजगार भी मिलता जाए? जी, ये बिल्कुल सही है आपका सवाल विनोद जी।
आपने देखा कि हम नोएडा हो, यहाँ पूरे करीब 25-28 सालों से हम लोग सामाजिक संगठनों के मार्फत लोगों की सेवा में संघर्ष में रहे, लोगों की आवाज उठाते रहे, प्राधिकरणों के सामने, सरकारों के सामने, प्रशासन के सामने, यहाँ तक कि जो उद्योगपति जिनके उद्योग यहाँ चल रहे हैं उनके सामने भी उन सवालों को लेकर हम लोग गए, उसका लाभ कुछ लोगों को मिला भी। ये आपने देखा है बहुत सारे यहाँ पर ITI की संस्थाएं हैं और उनके द्वारा भी जो बच्चे, आप ये बहुत पहले भी आया था एक जमाना जब ब्रजेश कुमार जी गेटोना विकास प्राधिकरण के CEO होते थे, उन्होंने भी कुछ साकीपुर में आसपास ITI संस्थाओं का निर्माण कराया और वहाँ ये तय हुआ कि साहब इनमें जो बच्चे पढ़ के आएंगे उनको फैक्ट्रियों में उनके मुताबिक तैयार करेंगे, उनको नौकरियां मिलेंगी। मतलब एक ये उस समय भी था, बीच बीच में रहा भी है, लेकिन उसको पूरी तरह से स्थापित करना, उन बच्चों को यूटिलाइज करना, इंडस्ट्री के लिए मुताबिक तैयार करना, ये अभी इसमें बहुत कमी है। और बहुत इंडस्ट्री, यहाँ बहुत सारे ITI संस्थान है जो चल रहे हैं और मैं समझता हूँ ITI बच्चे जो काबिल बच्चे हैं उनके द्वार भी उनके लिए द्वार नहीं खुल पा रहा फैक्ट्री का, इसलिए नहीं खुल रहा कि वो स्थानीय है। ये जो स्थानीय की दीवार है, हमें ये समझना होगा कि जिसके खेत में फैक्ट्री लगी है और उसके बच्चे को नौकरी मिलेगी तो वो कभी उस पर पत्थर नहीं मारेगा, क्योंकि उसका चोला उससे चल रहा है। बिल्कुल। और उसको ये देखना होगा कि मेरे खेत में फैक्ट्री लगे, जो प्रेम उसका उसके साथ है, जो अटैचमेंट है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि उसका हमेशा हमेशा रिश्ता बना रहेगा। और ये दीवार जो स्थानीय की है, ये हमारी लोकल प्रशासन को भी, प्राधिकरण को भी और जो आ रहे उद्योगपति हैं उनको भी हटानी पड़ेगी, उनको शुरुआत करनी पड़ेगी। और उतनी जरूरत उस बात की भी है, जो किसान है, किसान के बेटे हैं, उनको भी दिखाना पड़ेगा कि हम अच्छे कारीगर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे मैनेजर हैं, हमारी जैसी योग्यता है, योग्यता के साथ हमें स्थान दोगे तो एक बेहतरीन तालमेल के साथ हम इस इलाके की तस्वीर बदलने का काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये जब तो सारे लोग मिलेंगे तो मैं समझता हूँ कहीं कोई द्वेष नहीं होगा, कहीं कोई दीवार नहीं होगी, कहीं कोई दूरी नहीं होगी। ये दूरी को मिटाना ही विकास का मॉडल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने एक चीज और देखी है, मैंने एक चीज और देखी है कि ग्रेटर नोएडा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रेटर नोएडा आने के बाद इंडस्ट्री लगाई, स्कूल खोले, कॉलेज खोले और आज वो सफल हैं। तो अगर उन्हें मौके मिलेंगे तो निश्चित रूप से, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो या कहीं किसी कंपनी में, अगर वो किसी अधिकारी के पद पे भी जाएंगे, मौके मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने उसको हुनर को दिखाएंगे और उससे एक तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए ये बहुत क्लियर है, एक नौजवान पढ़ लिख के जब तैयार होता है, आप समझे वो अपने कैरियर के साथ चलता है, वो क्यों चाहेगा कि उसका जो लक्ष्य है वो ही बाधित हो जाए, वो ही बदल जाए। हर नौजवान अगर उसका लक्ष्य है कि पढ़ाई करके मैं अच्छा एक अधिकारी बनूं, अच्छा एक कारीगर बनूं, अच्छे रास्ते पे जाऊं और घर को चलाऊं, तो वो क्यों चाहेगा कि झगड़ा फसाद हो। तो ये जो मैसेज है, जो संदेश हम सब लोग को मिलकर करने की जरूरत है, और इसमें बड़ा रोल प्रशासन का, प्राधिकरण का और औद्योगिक इकाइयों का है कि उनको मिलकर हमें काम करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ बहुत सारे केस आपने देखे हैं, मैं जितनी यहाँ पे जो फैक्ट्रियां चली हैं और जो बंद हुई, मुझे उनके स्थानीय नवयुवकों का दखल कम दिखा। उसमें जो एक्सपर्ट, जो ट्रेड यूनियंस को चलाने वाले लोग हैं, जो बाहर के ज्यादा होते हैं, यहाँ का आदमी या आपके कैरेक्टर को आप हम अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ का लोकल नौजवान यूनियन बनाना, यूनियन चलाना बिल्कुल नहीं जानता, उसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। और वो ये हो सकता है कि वो व्यवहार में गलत काम कर दे या अच्छा काम न प्रोडक्शन दे, तो उसकी शिकायत होगी, भैया आपको वो अनफिट है तो आप उसको खिलाफ एक्शन लो। लेकिन एक गलती करे और उसकी गलती को 99 लोग उसको भुगते हैं, तो ये थोड़ा गलत हो रहा है कि मैंने गुनाह किया, मुझे सजा मिले, मुझे हटाइए नौकरी से, मैं आपके लिए अनफिट हूँ। तो एक तो ये बड़ी बात है कि ये स्थानीय लेवल पर ये हमारी जो बैरिकेटिंग है, ये रुकावट हटनी चाहिए। और जो आपने कौशल की बात कही कि ये ट्रेंड हो लोग, ये तो बहुत पहले पुरानी बात है, चलती है, पहले प्रयोग हुए। भाई मैं जिस काम के लिए मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं योग्य हूँ, योग्यता के आधार पर सिलेक्शन हो, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन वो निष्पक्ष हो, साफ मन से हो और ये कोशिश हो कि इस शहर की तरक्की हो, इस शहर में हम सब लोग शामिल हो, कोई अपना पराया, सब देश के नागरिक हैं। लेकिन जिस इलाके में आप आए हैं, अगर वहाँ ये बोर्ड लग जाए कि भाई हम 200 किलोमीटर के दूर के बच्चों को नौकरी देंगे, तो आप सोचिए जिस बाप ने अपनी जमीन दी इस इलाके की तरक्की के लिए, जिस बच्चे ने अपना सपना सजोया, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। बिल्कुल। इसका मतलब 200 किलोमीटर दूर फैक्ट्री जाइए, वहाँ लगाइए, फिर हम ही वहाँ नौकरी कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये सपना
ये जो सपना है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज का, उत्तर प्रदेश सरकार का, वो तो अपने आप में खत्म हो जाता है। हम उस सपने को साकार करने की दिशा में काम करें, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, अब धीरे धीरे इंडस्ट्री का भी आगमन हुआ। दिल्ली से जब प्लान हुआ इंडस्ट्रीज का तो वो उसका भी लाभ हमें मिल रहा है। बड़ी मतलब पॉलिसीज, बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं, बड़ी कार्यक्रम। अब आप एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये कहा जाता है साहब लोकल है, स्थानीय है, इनसे बचिए, इनसे दूरी मेंटेन करो। आप बताइए किसी भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम में नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा और जेवर तक कहीं आपने देखा कि विकास के लिए किसान ने कहा कि मैं जमीन नहीं दूंगा? नहीं, बिल्कुल ठीक। किसान ने हमेशा उस विकास का सम्मान किया, और किसान सबसे बड़ा अगर पैरोकार है विकास का तो किसान ही है। आधी रात खड़ा रहता है, मैं जमीन लिए विकास करिए, लेकिन उस विकास के मॉडल में उसे भी शामिल करना सरकार का, प्राधिकरण का और बाहर से आने वाले इंडस्ट्रीज का ये मकसद होना चाहिए कि उसको सब शामिल करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे आप अन्य शहरों में जाते हैं तो ग्रेटर नोएडा को अन्य शहरों से कितना अच्छा अलग मानते हैं? देखिए, दो बात है। ये बात सही है कि यहाँ जिन अधिकारियों ने शुरुआत की, उन्होंने जो इसमें जो एक समर्पण दिखाया, जिस संस्थाओं को स्थापित करने में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, सरकारों की मंशा रही, कुछ नेताओं का, सामाजिक संगठनों का योगदान रहा, उस मिलकर जो काम हुआ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना का नाम ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम है, और उसके नाम से लगता है कि बहुत विकसित शहर, बहुत बढ़िया सड़कें हैं, बहुत बढ़िया पेड़ पौधे, बहुत हरियाली है। तो इसमें कोई संदेह नहीं। पुराने शहर है जो हमारे परंपरागत शहर आ रहे, लोकल है या दूर में है, तो उतना विकास का मॉडल की तस्वीर उनकी हमारे बहुत अंतर है। नोएडा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे है, लेटेस्ट मॉडल के रूप में बसा है। वो पुराने शहर है, वहाँ हरियाली की कमी मिलेगी, सड़कों की वो मिलेगी, आपको बहुत टूट फूट मिलेगा। और ये भी है कि जो धूल मिट्टी का ज्यादा प्रकोप मिलेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर आपको धूल के जो एक वो कहते हैं ना, हवा भी चलती है, धूल मिट्टी उठती है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मशीनें अगर सफाई करती हैं, डस्ट को कंट्रोल करती हैं, और उनको कस्बों में ये व्यवस्था नहीं है अभी जो होनी चाहिए, जो एक बीमारी का बड़ा द्योतक है कि जब सांस के साथ में अगर धूल मिट्टी को अपने सांस में ले रहे हैं तो हमारे शरीर को एक नुकसान कर रही है। तो शहरों के मुकाबले इसमें निसंदेह नोएडा ग्रेटर नोएडा का बना नाम है, और इसमें उन लोगों का, अधिकारियों का, अथॉरिटी में जो बैठे लोग जिन्होंने मन से काम किया, उनका बड़ा योगदान है इसमें। अच्छा, ये बताइए कि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज जो ग्रेटर नोएडा के लिए अनोखी हो और आपका सुझाव हो कि ऐसा और होना चाहिए ग्रेटर नोएडा में, ताकि देश में ग्रेटर नोएडा की एक अलग छाप छूटे। देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि परी चौक ग्रेटर नोएडा का एक लैंडमार्क है, केस है। हाँ। बड़ा नाम है साहब, परी चौक माने ग्रेटर नोएडा। पर एक चूक यहाँ पर है कि परी चौक को जो हमने डिजाइन किया, उसको उसका साइज बहुत छोटा कर दिया, और वो सेंटर है चारों तरफ से। जी 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 जी। अब नोएडा का भी एक्सप्रेस वे है, और आगरा भी एक्सप्रेस वे वहीं आएगा, और चारों तरफ की जो इंटरनल सड़कें हैं वो सब वहीं से कनेक्टेड है। और एक बड़ा इंटरनेशनल लेवल का आपके पास गोल्फ कोर्स है, उसकी बाउंड्री भी वहाँ टच करती है, जेपी गोल्फ कोर्स के नाम से। जी जी जी। मैं ये कह सकता हूँ देखो, इस शहर को चार चांद लगाने में जेपी ग्रुप का भी बड़ा योगदान, बिल्कुल, स्पेशली ग्रेटर नोएडा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया। जी जी। ये संस्था भी अगर नहीं होती, हो सकता है इसकी चमक थोड़ी फीकी रही होती। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर परी चौक को और विस्तारित किया जाए, इसका भी वहाँ प्रोविजन है, मैं समझता हूँ है अभी जगह, इसको बहुत सुंदर बनाया जाए, इसके साइज को बढ़ाया जाए। अब हम देखते हैं तो वहाँ जो परिवहन की व्यवस्था है, वो बसें वहीं खड़ी होती है, इस तरह ट्रैफिक हो जाता है। अब इसको बड़ा रूप दिया जाए, इसको बहुत सुंदर बनाया जाए, और अगर ये बड़े लेवल पर बनेगा तो ये मैं समझता हूँ ग्रेटर नोएडा का ये चेहरा है। तो इसका विस्तार कर और इन बसों को व्यवस्थित तरीके से चला जाए। और शहर की जो अब हम देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा, नो डाउट 2-3 चीज हमें देखना चाहिए जी। एजुकेशन सेंटर है, एजुकेशन में जैसे मेडिकल के लिए यहाँ बड़ी भारी कमी है, इंजीनियरिंग का मैनेजमेंट की संस्थाएं हैं बहुत ज्यादा, और अगर वो नहीं चल रही है, आज बहुत सारी बंद के कगार पर हैं। तो मैं तो ये भी चाहूंगा कि अगर जो लोग
कैपेबल हैं और मेडिकल की ज्यादा डिमांड है, तो अगर वो कन्वर्जन हो सकता हो तो उनको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि जो बाहर बच्चे आज मेडिकल में आज देख रहे हैं कि बाहर पढ़ के आ रहे हैं, साहब सस्ती एजुकेशन है, तो सस्ती यही हो, उन संस्थाओं को कन्वर्ट करने का काम सरकार करे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा बड़ा बड़ा नेटवर्क है। आप देखिए यहाँ चिकित्सा का बड़ा संकट है। एक काशीनाम अस्पताल है, एम्स के स्तर का है, लेकिन शहर के लोग, आसपास के लोग उसमें इलाज कितने करा पा रहे हैं, वहाँ मशीनरी का क्या हालत है, वहाँ पर कितने डॉक्टर्स हैं, कितने वहाँ पर ट्रेंड स्टाफ है, वो हमेशा कमी रहती है। तो मेडिकल लेवल पर सचमुच ग्रेटर नोएडा आसपास का जो देहात है आज वो संकट में है। बड़ी डिस्पेंसरीज, बड़े हॉस्पिटल और पैदा किए, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, बड़ा एरिया हमने एक्वायर किया है, तो एक मेडिकल सस्ता इलाज हो, सस्ती शिक्षा हो और सस्ती परिवहन व्यवस्था हो। परिवहन का बड़ा संकट है। नहीं, अब लोग कितने लोग हैं आज भी 80% तो अपनी जो सरकारी साधनों की तलाश नहीं है कि बस मिल जाए तो उसमें चले जाएं। 20% तो अपने साधन हो सकते हैं, लेकिन 80% आज भी तो परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस दिशा में थोड़ा काम बढ़े तो मैं समझता हूँ कि शहर में और 4 चांद लगे, ये काम और बढ़े। अच्छा, एक चीज और मैं पूछूंगा, चलते चलते आखिरी सवाल है आपसे कि ग्रेटर नोएडा अब शहर बन गया, लेकिन ग्रेटर नोएडा बसने से पहले कुछ ऐतिहासिक चीजें थी। उन ऐतिहासिक स्थलों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताओ, अगर आपको जानकारी है कि कहाँ कहाँ है और उनका विकास कैसे किया जाना चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास परी चौक को सुंदर बनाओ। हाँ जी। एक आपने नया जन्मा है, ये ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन आपके पास में कासना है जी, निहालदी सती मंदिर है, उसका हालांकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कुछ अधिग्रहण किया गया, लेकिन उसको और बड़ा लेवल पे काम किया जाए। जमीन है और वो एक बड़ा सौंदर्य स्थान हो सकता है, लोगों के पर्यटक स्थल के रूप में उसको डेवलप किया जा सकता है। और द्रोणाचार्य की नगरी दनकौर है, ये बिल्कुल वो कनेक्टेड है, ये हमारे प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है और यहाँ से लोग एक संदेश लेके जाते हैं। ऐसे जेवर में भी है जी। और ये चीजें डेवलप हों, और मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज होगी तो उससे क्या है कि पुरानी हिस्ट्री लोग समझेंगे, उसका एक कनेक्ट होगा, लोगों को लगेगा कि स्थानीय लोगों को कि यहाँ हमारी पुरानी जो विरासत है वो आज उसको मतलब मिटने नहीं दिया, प्राधिकरणों सरकार ने बचा के रखा है, तो इन संस्थाओं को भी बचाने का काम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं, ये बताया जाता है जैसे दादरी में एक मंदिर है जो स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा हुआ है, और इसी के अलावा बिसरख में रामायण से जुड़ा हुआ जो रावण की जन्मस्थली है, यहाँ शिव मंदिर है, तो ऐसी जगहों का विकास किया जाना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और ये तो वो चीजें हैं कि जो हमारी मतलब प्राचीन सभ्यता है, जो हिस्ट्री में जो दर्ज है, जो रिकॉर्ड है, उसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। उन संस्थाओं को, जगहों को हम अच्छे तरह से खूबसूरत बनाए और लोगों के संदेश जाएगा कि आपका इतिहास, उसको बचाने का काम किया। और मैं समझता हूँ देखो ये बहुत जरूरी है कि शहर बसे, शहर आगे बढ़े। हम सबको ये खुशी हो, इतने लंबे समय तक हम सब लोग कोशिश करते रहे हैं कि भी किस तरह से किसी के साथ अधिकारों का हनन ना हो, सबके अधिकार भी सुरक्षित हों और शहर भी आगे बढ़े और एक प्यार मोहब्बत से इसका निर्माण हो। बाकी शहरों के मुकाबले कहीं हमने देखा नहीं, कभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पूरा यमुना पैदा जितना भी क्षेत्र आपने देखा, कभी कोई आपस में कहीं किसी बात का कहीं कोई संघर्ष नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ जो हमारी आपसी जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। और वो शहर में जो शहर इतना बढ़ गया, देश भर के लोग यहाँ आ चुके हैं। नोएडा में तो बहुत ज्यादा आ गए, अब ग्रेटर नोएडा में भी धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। जी जी, सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। कहीं यहाँ हर संस्कृति के लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इन शहरों की ये शब्दता स्थापित करना कि सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज बहुत अच्छा है। और सब लोग मिलकर शहर की तस्वीर को अच्छा बेहतरीन बनाने में लगे हुए हैं। जी जी। और इसलिए बहुत जरूरी है, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप उन मुद्दों को उठाते हैं, आप कलम से आपने हमेशा गरीब की आवाज को बड़ा करने का काम किया और आज आप ये बड़ा संदेश दे रहे हैं कि भाई लोगों के वो सवाल उठे और प्राधिकरण और सरकार के सामने ये संदेश जाए कि भाई देखिए जिनकी जमीन पे आप आए हो उसको भी शामिल करो। वो बड़ा आपका सहयोगी है, उसके बिना आप एक मीटर सड़क नहीं बना सकते, आप उसकी भी ख्याल रखें। और जो जहाँ मेरा एक कहना है कि आपने कहा कि हम आदर्श गांव की स्थापना कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है हम जितने 25-28 सालों से पूरा आवाज उठाते रहे
अभी तक पूरे जनपद में एक भी आदर्श गांव का निर्माण नहीं हो सका। लेकिन मैं समझता हूं कि अधिकारियों की बात बार बार कही जाती रही कि ऐसे हम आदर्श गांवों को स्थापित करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, लेकिन वो कौन सा मॉडल विलेज है मुझे जिले में तो अभी तक बन नहीं पाया। लेकिन वो बनाने की परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि अगर गांवों को अतिक्रमण के नाम पर रोका गया, हमने बार बार एक बात आई कि भाई अथॉरिटीज में जब तक आपने चुनाव खत्म कर दिया, आपने बोर्ड में लोकल लोगों को शामिल नहीं किया, आपने प्राधिकरण की सीमाओं को बढ़ाने का काम नहीं किया, आप जब तक लोकल प्रतिनिधि शामिल नहीं करोगे, उनके बगैर आप कैसे संभव है आप बताएं कि दौला रजपुरा की क्या समस्या है, दलेलगढ़ की क्या है, दनकौर की क्या है, बिलासपुर की क्या है, कासने की क्या है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके बोर्ड में स्थानीय प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। आप उनको मौका देंगे, आप या संस्थाओं को बढ़ाइए। आप जिला पंचायत चुनाव को सीमित कर दिया, पंचायत चुनाव खत्म हो गए, आप नगर निगम का निर्माण करें, तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट और बढ़ेगा, लोकल लोगों की हिस्सेदारी और बढ़ेगी, उनको लगेगा ये शहर हमारा है। बिल्कुल, तो उस दिशा में बढ़ना बहुत जरूरी है। मिटाने से नहीं, लोगों के सहयोग लेने से, सहयोग देने से काम बनेगा। जी 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 जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM से बात की और विस्तार से जानकारी दी, कैसे संघर्ष हुआ और किस तरीके से सुझाव अच्छे शहर को बसाने में हो सकते हैं, वो आपने दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे ग्रेटर नोएडा के समाज सेवी अजीत दौला जी को, जिन्होंने ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए कई मुद्दे उठाए, साथ ही किसानों की बात रखी और इसकी बेहतरी के लिए परी चौक को रीडिजाइन करने की बात भी कही। ऐसे लोगों को आपके इस कार्यक्रम में जोड़ते रहेंगे। आप हर सप्ताह सोमवार को सुबह 10 बजे सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा कल, आज और कल। आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।